बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूं महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे रियासत की। क्या रियासत की मौजूदा सूरत हाल नाज़रीन हमें खुद ये बताती है कि इस वक्त अदालत को सिर्फ और सिर्फ मजाक बना कर रखा जा रहा है, आइन को सिर्फ और सिर्फ मजाक बना के रखा जा रहा है, सियासत, मुआशियत, इलेक्शन और कानून को सिर्फ और सिर्फ मजाक बना के रखा जा रहा है। क्योंकि नाज़रीन, ना तो आइन पर अमल होते हुए नजर आ रहा है, ना ही अदलिया का एहतराम होते हुए नजर आ रहा है, ना ही सियासत में बर्दाश्त की हिस्स नजर आ रही है, ना ही इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही मुआशियत संभलती हुई नजर आ रही है और ना ही कानून की पासदारी होते हुए नजर आ रही है। ऑन दी अदर हैंड, कौमी असम्बली में अहम कानून साजी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल यानी कि अदालती इस्लाहात बिल कौमी असम्बली से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। आज नाज़रीन सेनेट में भी इस बिल की मंजूरी के लिए पेश किया गया और बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया। और जो एक टॉपिक इसमें या फिर हम बोलें कि एक एजेंडा जिसके ऊपर जो है वो काफ़ी बहस का ये बिल जो है वो इस वक्त बन रहा है, वो ये है कि नई कानून साजी के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आज खुद नोटिस पर मिली सज़ा के खिलाफ अपील का हक मिल जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन और दीगर फरीक को भी अदालती फैसलों पर चैलेंज करने का हक हासिल होगा और इसके अलावा अपील के लिए 1 महीने का वक्त दरकार होगा। एक ही दफ़ा जो है वो अपील कर सकते हैं। इसके अलावा अपील करने वाले को यह हक हासिल होगा कि वो अपनी मर्जी का वकील कर सकेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन केपी असम्बली जो है वो इंतखाबात की तारीख का उन्होंने ऐलान कर दिया है, नई तारीख दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इलेक्शन 8 अक्टूबर को ही होगा। और नाज़रीन, ये भी बताते चलें कि गवर्नर केपी जो है उन्होंने भी बारहा तजवीज़ के लिए जो तारीख दी थी वो 8 अक्टूबर का ही दिया गया था। और इसके अलावा नाज़रीन, मुआशियत बेहतर होते हुए जो है वो नज़र आ नहीं रही, लेकिन हुकूमत के दावे नहीं ख़त्म हो रहे हैं कि मुआशियत जो है वो परवान चढ़ रहा है इस वक्त, जबकि आवाम महंगाई में रुस रही है, जो है वो पिस रही है इस वक्त। और इसके अलावा फ्री आटा फराहम करने के ऊपर जो है वो बड़ा इस वक्त हुकूमत शायद नाज़रीन ये सोच बैठी है कि बड़े हमने तीर जो है वो मार दिए हैं, लेकिन ये तीर जो है वो तो गरीब आवाम के सीनों को फाड़ के निकल रहा है। 10 किलो आटे के लिए इस वक्त आम इंसान की जान जा रही है। इसके ऊपर नाज़रीन हम बात करेंगे अदालत उज़्मा पर जो स्टेटमेंट्स इस वक्त या फिर जो टॉप ट्रेंड बना हुआ है इस वक्त, इलेक्शन कमीशन के बिहेवियर्स, इलेक्शन की तारीख, इलेक्शन 8 अक्टूबर को भी मुमकिन हो पाएंगे या नहीं, बहुत बड़ा सवाल आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुआशियत यानी कि महंगाई, जो कि आम आवाम का पसंदीदा टॉपिक कह लें या फिर आवाम जिसकी तरफ देख रही है कि कब मुआशियत संभले, कब महंगाई कम हो, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया है इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेटर ज्ञानचंद साहब, और उन्हीं के साथ तशरीफ फरमा होंगे हमारे साथ PTI की जानिब से MPA राजा यावर कमाल साहब। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत ऑफ यू प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। आई स्टार्ट विद सेनेटर ज्ञानचंद साहब। ज्ञानचंद साहब, बताइएगा अदालती इस्लाहात ये जो बिल है इसके पीछे के क्या मकसद हैं? देखिए, ये बार काउंसिल्स का एक देरीना मुतालबा था। उस मुतालबे के पस मंजर में और अब बिल आया है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवाइड नजर आई, जिसमें कुछ जजेस ने भी जो जिस किस्म के रिमार्क्स दिए और उनको जो खदशात थे कि भाई उनको बेंच में शामिल नहीं किया जाता है, पसंद की बेंच बनाए जाते हैं, सिलेक्टेड बेंच बनाए जाते हैं, तो उस पे एतराज़ात थे। और फिर वो जुडिशरी जिसकी इज्जत की बात आप कर रहे हैं, उसकी इज्जत क्यों नहीं कायम हो रही है, उसको लोग इज्जत से क्यों नहीं देख रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। अगर सुप्रीम कोर्ट जनरल जिया के मार्शला को वैलिडेट करती है तो उसकी इज्जत लोग कैसे कर सकते हैं? एक आमर की को अगर वैलिडेट किया जाता है, अगर जुल्फकार अली भुट्टो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सबसे ज्यादा हमारे मुल्क का पॉपुलर, उसका जुडिशियल मर्डर होता है, उसके जुडिशियल मर्डर पे जो रेफरेंस मौजूद है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो उनकी इज्जत में इजाफा कैसे हो सकता है? फिर चौधरी इफ्तिखार ने जिस किस्म के बाजार गर्म करके रखा, और अभी साकिब निसार गए हैं, वो डैम वाला बाबा, जहमत रहमत वाला बाबा, उनकी कहानियां जो अब सामने आ रही हैं, तो
जुडिशरी ने अपने आप की इज्जत बढ़ाने के बजाय उसकी इज्जत कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो अब जब जो हालात बने हैं, इन हालात में भी जुडिशरी का क्या रोल है? वो सियासत में घुसती जा रही है, जो ज्ञानचंद साहब काम नहीं है। ठीक है ज्ञानचंद साहब, अगर आपकी सारी बातों से अगर इत्तेफाक कर भी लिया जाए तो फिर भी आप लोगों को पता है कि एक इल्ज़ाम आप लोगों के ऊपर आयद होता है कि जब जब अदालती फैसले आप लोगों के हक में आए हैं तब तब अदलिया जो है वो बहुत ही मोहतरम, यानी कि उसकी इज्जत में कोई कमी आनी ही नहीं चाहिए, बट जब आप लोगों के मर्जी के फैसले ना हो फिर अदलिया का एहतराम कैसे मुमकिन हो? फैसले माने जाते हैं, लेकिन अदलिया का एहतराम तब कायम होता है, तारीख उनका कायम करेगी। भुट्टो साहब को शहादत को 44 चुके हैं, लेकिन आज तक हर एक कहता है कि हमारी जुडिशरी ने ये ज्यादती की थी, उसका जुडिशियल मर्डर हुआ था। तो जुडिशियल और आज के हालात में भी क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट साथ नहीं बैठ रही है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच जो बन रहे हैं वो अपनी पसंद नापसंद पे बन रहे हैं। तो ये तो सबको नजर आ रहा है ना। तो हम तो कहते हैं कि फैसलों को मानना है ना, फैसलों को मानने से क्या उनकी इज्जत में इजाफा हो जाएगा? नहीं होगा। उनके फैसले उनकी इज्जत बढ़ाते हैं, जो फैसले वो अपनी मनपसंदी पे दे रहे हैं। वो पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। क्या क्या जरूरत थी जब पार्लियामेंट के अंदर जब नो कॉन्फिडेंस आया है, तो उसके बाद जो डिसीजंस हुए उसमें इनको जिन्होंने भी जानबूझकर कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा है, उनको अगर तंबीह कर दी जाती, तंबीह कर जाती, सजा नहीं दी जाती, तो भी वो सुधर जाते। फिर पंजाब असेंबली के जो हालात बने और उसमें कोर्ट्स घुस गई, गैर जरूरी तौर पे घुस गई, और उन्होंने एक जो गवर्नमेंट है उसको हटाकर दूसरी गवर्नमेंट को बिठाया, नए इलेक्शंस हो गए। और जब जो नए इलेक्शंस की अभी बात हो रही है कि पंजाब और खैबर उसके जो डिसीजन है उसके खिलाफ जो रिव्यू पिटीशंस पड़ी हुई है, हाई कोर्ट्स में केस पड़े, उनको बाईपास करके कितनी जल्दी में उन केसेस को सो मोटो नोटिस पे उठा दिया गया। तो ये सब चीजें चलें, अभी तो यावर साहब से भी जानने की कोशिश करते हैं ना। ठीक है ज्ञानचंद साहब, मुझे यावर साहब से भी जरा सवाल करने दें। यावर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद, शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है वो कौमी असम्बली से पास हो गया, सेनेट से भी देखा गया है कि मंजूर कर लिया गया है, बट द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज के सदर साहब जो है इसके ऊपर दस्तखत करेंगे या नहीं? क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। पहले मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा जो सेनेट साहब फरमा रहे थे कि अदलिया के फैसलों में अदलिया का वकार होता है। तो बात यह है कि उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जिक्र किया कि वो जुडिशियल मर्डर था, लेकिन उसके बाद कितने अदवार इनकी हुकूमतें रहीं, और आजकल तो इनका बहुत ज्यादा प्यार है जो सारी जिंदगी रगीते रहे नून वाले उनके साथ भी। तो उस जुडिशियल मर्डर को, जिसको ये जुडिशियल मर्डर का नाम दे रहे हैं, इन्होंने तो चैलेंज नहीं किया, और जो फैसले इनकी मर्जी में हों उन फैसलों में अदलिया का वकार है। जो फैसले इनके खिलाफ हो वहां ये अदलिया के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। अब इन्होंने ये भी फरमाया कि पंजाब में वो घुस आई। भाई, रात को 12 बजे अदालत खुली जब कौमी असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और वो रूलिंग हमारे खिलाफ आई, तो तब तो आप बड़े शादियाने बजा रहे थे। और पंजाब में भी जो ये चाहते थे क्या भाई, जो फैसला कौमी असेंबली में जो लोटे हुए थे उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला किया जो आने वाले सालों में हर पॉलिटिकल पार्टी को उसका फायदा होगा। तो ये क्या चाह रहे थे कि पंजाब में जो लोटे थे उनको जस्टिफाई कर दिया जाता कि हाँ भाई, आप जमीर का सौदा कर रहे हैं, आपने अपने आप को बेच दिया है और आप गवर्नमेंट चेंज कराना चाह रहे, तो वहां अदालत खामोश रहती, आप फ्री हैं। इन्होंने कहा जी ये जो फैसला है 90 दिन के इलेक्शन के खिलाफ जो सुमो मोटो हुआ, हाई कोर्ट के अंदर वो पेंडिंग था, आपने तो रिव्यू पिटीशन में गए ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट इज अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट एक अदारा है जो जिसकी वजह से ये पाकिस्तान कायम दायम है। आप देख लें कि उसने ये जो लिया खुद नोटिस, ये क्या था, 90 डेज में हर हाल में इंतखाब कराने हैं। लेकिन हालत ये है, ये जो पीडीएम है, ये पीडीएम इलेक्शनों में नहीं जा सकती। इन्हें पता है कि इनको अवाम ने उठा के इलेक्शनों से बाहर फेंकना है। अगर इतने दलेर रहेंगे, इतने कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्यों नहीं आते इलेक्शनों में? ये कभी भी नहीं आएंगे। अब रहा सवाल, आपने कहा कि ये जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये जो भी जुडिशरी के हवाले से बिल, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कर ही नहीं सकते। ये मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, क्योंकि इनके पास 2/3 मेजोरिटी है ही नहीं।
ये एक एक्ट लाना चाह रहे हैं, ये जुडिशरी को मलाइन करना चाह रहे हैं, ये चीफ जस्टिस साहब को अंडर प्रेशर करना चाह रहे हैं, ये अपनी मर्जी का फैसला लेना चाह रहे हैं। और वो फैसला क्या लेना चाह रहे हैं कि जी इलेक्शन पोस्टपोन हो, इलेक्शन किसी सूरत नहीं होने चाहिए, क्योंकि पब्लिक अवाम वो खड़ी हो गई इमरान खान साहब के साथ। अब जब वो इमरान खान साहब साथ खड़ी हो गई तो आप एज एंकर मैं आपसे पूछता हूं, आपको नजर नहीं आ रहा कि 90% ऑफ द जनरल पब्लिक वो वोट करना चाहती है खान साहब को? और ये क्या ऑप्टिक्स देख रहे हैं, ये ऑप्टिक्स इस वक्त इतना आटा जो है वो उसको लेने में, उसको देने में पैसा नहीं लग रहा जितना ये गवर्नमेंट आटा तशहीर पे पैसा लगा रही है। यानी ऑप्टिक्स, इनको शर्म भी नहीं आती। मॉइश्चर आटा इसके ऊपर आते हैं। यावर साहब आपने एक जुमला कहा कि इनकी यावर साहब आपने कहा कि इनकी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं होंगे, लेकिन डोंट यू थिंक कि अभी तक इनकी मर्जी के मुताबिक ही मामला चल रहे हैं? इलेक्शन आइन का तकाजा कि 90 दिन के अंदर होने हैं, लेकिन अभी यहाँ पर तो 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहा। अदालती फैसलों की बात करें तो जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। गुजारिश ये है कि यही तो सुप्रीम कोर्ट में और क्या बहस चल रही है। देखें, इलेक्शन कमीशन पहला उसने कहा जी कि मैं डेट नहीं दे सकता, डेट या गवर्नर ने देनी है या सदर ने देनी है। अब एक अथॉरिटी बन गई, जब एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है, चीफ जस्टिस साहब ने ये इसका तयन कर दिया कि इलेक्शंस तो 90 डेज में होने ही है, कोई भी वजह हो। लेकिन ये मैं तयन कर देता हूं आने वाले तमाम वक्तों के लिए पूरे पाकिस्तान की तारीख में कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो इलेक्शंस की डेट सदर दे सकता है या नहीं। ये तो केस ही नहीं है, यानी इलेक्शंस तो 90 डेज के ऊपर कोई बहस ही नहीं है। एक अमेंडमेंट ले आए, आप एक एक्ट हाउस में ले जाएं और इस तरह जुडिशरी मलाइन होगी। यानी हैरान कुन बात है कि आप ये कह रहे हैं कि पूरी उस वक्त जो बेंच ने फैसला दिया उस फैसले के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक शेड्यूल दिया, शेड्यूल हो गया। लोगों ने, मैं भी एज ए कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करके आया हूं, भले हमें बड़े एतराजात थे कि आरओ जो गवर्नमेंट ने बनाए, लेकिन इसके बावजूद हमने कहा ठीक है हम इलेक्शनों में जाते हैं। हमारी पार्टी ने फैसला किया, हमारे चेयरमैन ने फैसला किया, नॉमिनेशन पेपर फाइल हो गए, स्क्रूटनीज हो गई। उसके बाद रातों रात चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतना ताकतवर हो गया कि उसने सुप्रीम कोर्ट को भी बाईपास किया और पूरा शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। ये रातों रात यावर साहब ताकत कहां से आई? ये तो कम से कम करना चाहिए था चीफ जस्टिस को पास। वो खुद जाते, उनसे इस्तदा करते कि जनाब मैंने हुकूमत को एक खत लिखा, मुझे सिक्योरिटी नहीं मिल रही, मुझे पैसा नहीं मिल रहा, मुझे जो है स्टाफ नहीं मिल रहा इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, तो इसमें आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। बजाय इसके दिस वाज अ लीगल कोर्स ऑफ एक्शन जिसको करना चाहिए था। बजाय इसके चीफ इलेक्शन कमीशन ने पूरा इलेक्शन शेड्यूल भी मुअत्तल कर दिया। यावर साहब एक सवाल सुन लेना, फिर मैं ज्ञानचंद साहब की जानिब बढ़ूंगी। चलान गवर्नमेंट के खजाने में गया, उसका जिम्मेदार कौन? चलन ठीक है, ज्ञानचंद साहब। देखिए, एक दो बातें भाई ने की हैं। एक तो कहते हैं कि इमरान खान पॉपुलर है, अगर पॉपुलर होते तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से इस तरह से रुसवा होकर दो कॉन्फिडेंस के बदले में ना निकलते। सुप्रीम कोर्ट के फैसला नहीं है ये कौमी असेंबली का फैसला है जिसने इमरान खान को आउट किया है और वो कॉन्स्टिट्यूशनली आउट हुए हैं। फिर जो इलेक्शंस की बात कर रहे हैं कि एक बंदे की ख्वाहिश पे आपने असेंबलियां तोड़ दी, तो सुप्रीम कोर्ट जब बाकी जो फैक्टर्स हैं, बाकी जो आर्टिकल्स हैं, उनको देखने के लिए तैयार नहीं है, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कैसे होंगे, मुल्क में एक टाइम पे चारों सूबों के इलेक्शंस कैसे होंगे, किसी निगरान सेटअप के अंडर इलेक्शंस जो है मौजूदा सूरत हाल में कैसे हो सकते हैं। फिर खासदार साइंसेस जो हो रहे हैं वो 10 साल के बाद होने थे। ये पीटीआई वालों ने किया था कि भी 5 साल के बाद एमक्यूएम वाले जब इनके तादी थे अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, इन्होंने उसमें सीसीआई से फैसला किया था कि भी हम दोबारा सेंसस कर रहे हैं। अगर सेंसस हो रहे हैं तो क्या हल्का बंदियां सेंसस की बुनियाद पर होनी है? 2 सूबों में आप एक सेंसस पे करेंगे, 2 सूबों में नए सेंसस में करेंगे, और फिर 2 सूबों में फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक बैठी हुई होगी। और अगर ये जीत जाते हैं पंजाब में, अगर जीत जाते हैं जिसका कोई चांस नहीं है, तो फिर पंजाब गवर्नमेंट अलग बैठी हुई जब नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हो गए। फिर इनकी वजह से हम क्यों सिंध असेंबली का पूरा मैंडेट है जो स्मूथली काम कर रही है
वो उसको खत्म करके इनकी ख्वाहिश पे अभी सब के सब इलेक्शन करा दें। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज नहीं थे। असेंबली तोड़ना इमरान खान का जिद था, एक बंदे की जिद पे सुप्रीम कोर्ट लेकिन ज्ञानचंद साहब अगर तो ये मेरी सुन लेना, अर्ज सुन लीजिए मेरी। हमारा मुतालबा क्या है? फुल कोर्ट बैठ जाए। फुल कोर्ट ये क्यों नहीं बैठने देते? इसलिए कि ये बेंच फिक्स करके फिर फैसले लेना चाहते हैं। अगर पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए, फुल कोर्ट बैठ जाए, तो कोई इशू नहीं है और मामला जो है वो सीधे हो सकते हैं और मुल्क जो स्टेबिलिटी की तरफ ये बहरान से निकल कर। लेकिन अभी आप नहीं समझते कि हुकूमत अदलिया पर हमलावर है? नहीं, अदलिया पे हमलावर कैसे है? अदलिया पे तो हमलावर इमरान खान है। आपने स्टेटमेंट नहीं सुने वजीर आजम साहब की, आपने बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट्स नहीं सुने, मरियम नवाज साहिबा के स्टेटमेंट्स नहीं सुने कि अदलिया को कितने आड़े हाथों लिया जा रहा है, जैसे कि पत्नी उसकी तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है और वो तो एक कठपुतली है। उस तरह से जो है वो इस वक्त स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। क्या ये अदलिया की तौहीन नहीं है? हम अदलिया के डिसीजंस पे बिलावल भुट्टो ने बात की है। जब आप अपने डोमेन को छोड़कर दूसरे इदारों के डोमेन में चले जाएंगे, वो भी 11-12 महीने बाद उनको याद आया कि भाई आइन शिकनी हुई है, आज मैंने बात करनी है, आज अदलिया पे इल्जाम देना है, आज सदर मुमलिकत पे। भुट्टो को कैसे फांसी मिली उसका रेफरेंस ये कहते कि इन्होंने नहीं दिया। रेफरेंस तो मौजूद है, उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क के कितने इश्यूज हैं, इनको छोड़कर ये बैठे हुए। ये सुप्रीम कोर्ट का ये मैंडेट नहीं बनता है कि पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर इमरान खान को भी बुला लें, वजीर आजम पे कोई बुला लें, भाई आप स्टेटमेंट दे दो। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मुख्तलिफ आर्टिकल हैं उनको साथ पढ़कर देखना है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज आए और बहरान हो, जब खुद जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तलाफ हो, तो फुल कोर्ट बैठा दें। फिर उसमें जो मेजॉरिटी डिसीजन देगी उसको वो बाइंडिंग हो जाएगी, सबको मानना पड़ेगा। ये क्यों किस्म के सिलेक्टेड करते हैं? जुल्फकार अली भुट्टो का केस क्या था? उसको एक पसंद का जज बिठा दिया था, बाकी जजेस को फारिग कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया था। फिर जो जजेस उसके खिलाफ जाना चाहते थे उनके खिलाफ एक्शंस लिए गए थे। तो इस किस्म के हालात में कौन मानेगा? आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है वो अगर फुल कोर्ट बैठ जाए, जो भी इश्यूज है, नेशनल इश्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, वो सब पे पूरी फुल बेंच अगर बैठ जाए, हमारी डिमांड यही है फुल बेंच बैठ जाए। हम किसी सिलेक्टिव जस्टिस को नहीं मान सकते। ठीक है, फुल बेंच बहुत बड़ा, ठीक है, फुल बेंच का मुतालबा है। यावर साहब, पॉलिटिकल बहरान है, कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान। ओके, ऑल राइट। यावर साहब फुल बेंच का मुतालबा है, 4-3-3-2 के मामला नहीं चलेंगे, ये पीडीएम का दावा है। देखिए, पहले तो मुझे सेनेटर साहब काबिल एहतराम है मेरे लिए। मुझे बड़ी हंसी आई जब इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पॉपुलर नहीं है। यानी इस वक्त आप पूरे पाकिस्तान में किसी ब्लाइंड मैन को भी ले आए ना, तो उसे भी नजर आएगा कि इमरान खान साहब किस वक्त पॉपुलैरिटी पब्लिक में क्या है, ये भाग क्यों रहे हैं। देखिए, मैं आपके दरमियान नहीं बोला सेनेटर साहब, आप भी हौसला करें, ठीक है। अब देखें, मेरा कसूर तो नहीं है कि बिलावल साहब मेकअप करते हैं, मेकअप करके भी आप उनको मार्केट में लाते हैं तो वो सौदा बिकता नहीं है। और खान साहब जिधर भी जाते हैं, चाहे वो अदालत में पेश हों, चाहे वो बाहर आए, तो लाखों लोग, अभी आप देखें कि लाहौर में ये पॉपुलैरिटी का इनको ग्राफ अगर नजर नहीं आया कि 3 दिन लगातार बारिश, ग्राउंड में बारिश का पानी, ग्राउंड में गवर्नमेंट ने भी पानी छोड़ा, और उस दिन भी वेदर जो था वो खराब था, बारिश थी और लाखों की तादाद में लोग निकले। और कितनी देर में, यानी 1 हफ्ते के नोटिस पे ये मीनारे पाकिस्तान, तो क्या ये मीनारे पाकिस्तान के साथ एक छोटी सी चुबुर्जी है, ये वहां बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते। तो पॉपुलैरिटी का तो ये हमें ना बताएं। जहां तक सवाल रहा इनका, जो इन्होंने जुडिशरी के बारे में बात की, ये बार बार भुट्टो साहब का जिक्र करते हैं। देखिए, मेरा दिल से मानना है कि कायदे आजम साहब वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द लीडर इन पाकिस्तान, और कायदे आजम के करीब तरीन अगर किसी ने इज्जत दी है तो मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इमरान खान साहब को दी, और उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो वाज द लीडर इन पाकिस्तान। मैं मानता हूं, मैं उनकी इज्जत भी करता हूं, लेकिन वो तो अपनी जमात पे उनका पूरा खानदान कुर्बान हो गया। यानी उन्होंने पाकिस्तान के लिए, अपनी जमात के लिए कुर्बानियां दी।
ये लोग तो सिर्फ अय्याशी कर रहे हैं भुट्टो के नाम के ऊपर। आज तक इस जमात में ये जुर्रत नहीं हुई, एक गवर्नमेंट में रहे, अगर ये जुडिशियल मर्डर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मैं तो नहीं कर सकता, मैं इतनी जसारत नहीं करता कि मैं कोर्ट्स के बारे में ऐसी बात करूं जिस दीदा दिलेरी से ये कर रहे हैं। तो इतना दीदा ही दिलेरी से इनकी गवर्नमेंट थी। बेनजीर भुट्टो साहिबा, मैं उनका भी इज्जत एहतराम करता हूं, वो उनकी भी गवर्नमेंट थी। क्यों नहीं इन्होंने जुडिशियल ट्रायल के लिए बात की थी तब, जो भुट्टो साहब का हुआ था। और आज तक जरदारी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इनकी अपनी गवर्नमेंट, और इनका बड़ी मोहब्बत नवाज शरीफ से भी, पंजाब में इन्होंने उनको वजारतें दे दी थी उस वक्त। तो क्यों नहीं बेनजीर भुट्टो का केस आज तक पब्लिक को पता लग सका? ये जो जिसको ये चलें इसका मतलब ये अपने मफादात के तहत, हाँ गुजारिश सुन लीजिए, इन्होंने गधे के ऊपर जेबरे का रंग करा के जरदारी को भुट्टो बना के भी बेच दिया। इसके बावजूद इन्होंने ये जुर्रत नहीं की कि ये अपनी महबूब कायद का केस अपनी गवर्नमेंट में ढूंढते। ये सब तो याशियां कर रहे हैं। यानी ने ये भी एहसास नहीं है कि नवाज शरीफ ने जो पोलराइजेशन की बुनियाद रखी थी इस मुल्क में, उन्होंने बेनजीर जैसी लीडर के बारे में जो कुछ कहा था, आज ये तकते नहीं है, आज ये बगले बजा रहे हैं, आज ये खुश हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को अपील का हक मिल गया। मैं यकीन दिलाएं, अगर ये सेनेटर साहब भी जाए ना बेनजीर भुट्टो साहिबा की कब्र पे, तो यकीन करें वहां खड़े नहीं हो सकेंगे जो आज इनकी जमात कर रही है इस पाकिस्तान के साथ और खुद अपने साथ। तो ये जुडिशियल, मतलब सिंपल सी बात ये है, इनकी नजर में इंसाफ ये है कि जो इनकी पार्टी के, जो पीडीएम के हक में बात हो, वो बिल्कुल उसमें अदलिया का वकार है। जहां पाकिस्तान की बात हो, यानी मेरी गुजारिश एक आखिरी सुन लें कि इससे ज्यादा क्या सितम जरीफी है। किसी एक बंदे की ख्वाहिश पे असेंबली नहीं टूटी मोहतरमा। गुजारिश ये है कि एक चीफ मिनिस्टर है, उसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी हक है कि अगर वो मेजॉरिटी एंजॉय करता है, उसने दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लिया है, वो ना भी करता हो, इफ ही इज अ चीफ मिनिस्टर, उसके खिलाफ कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। और नियत क्या थी? तो चले, मैं तो उसके ऊपर आई नहीं अभी यावर साहब, मैं तो उसके ऊपर आई ही नहीं कि किसकी मर्जी के मुताबिक और वन मैन शो है या नहीं है। मुझे ये बताएं, इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, इमरान खान का या पीटीआई का अगला प्लान क्या है? देखिए, हम तो देख रहे हैं अदालत की तरफ, केसेस इन द कोर्ट, घबराए हुए तो ये हैं, उजलत में भाग रहे हैं पार्लियामेंट की तरफ। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं वैसे आप लोग? जी, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इलेक्शन के हवाले से? अगर मुज़ाकरात हों, बैठेंगे? ये चेयरमैन साहब ने कहा नहीं, उन्होंने तो एक स्टेटमेंट दी कि मैं पाकिस्तान के लिए किसी के साथ भी बैठने को तैयार हूं, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि इनको एनआरओ देने के लिए तैयार हूं। इन जो मुल्क के साथ इन्होंने किया, जो मुल्क की, मैं बड़े सॉफ्ट लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, उसकी वजह सिर्फ सेनेटर साहब हैं कि सेनेटर साहब का मैं एहतराम करता हूं, अदरवाइज मैं सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता जो। और जानते हैं सेनेटर साहब कि पीडीएम के साथ जाने में इनकी जमात का कितना बेड़ा गर्क हुआ। पंजाब में दे वर टोटली वाइप्ड आउट, और अगर तो रही सही कसर रह गई थी वो भी निकल गई। और पता नहीं नवाज शरीफ की बेटी ने इनसे इंतकाम लिया है या जरदारी साहब ने नवाज शरीफ से इंतकाम लिया है। ठीक है, दैट्स डिबेटेबल। ज्ञानचंद साहब, अभी इमरान खान साहब जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इलेक्शन के ऊपर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन पहले देखा यह गया कि किसी भी मामले पर वो बैठने को तैयार नहीं हुए। एक उनका डायलॉग था कि इन चोरों के साथ कभी भी किसी भी सूरत हाल में नहीं बैठूंगा। कल दूसरी किसी कोई बात कर देंगे, उनकी बात का कोई वजन नहीं है। लेकिन मुझे तो हमारे दोस्त के उसके अकल पे आ रहा है कि अकल के अंदर जिसको कहते हैं ना, कि इमरान खान को कायदे के बाद करते हैं, भुट्टो को तीसरा नंबर देते हैं। अकल के अंदर इसको कहा जाता है कि भुट्टो ने पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचाया था, ये दुनिया मानती है। इमरान खान ने पाकिस्तान को कहां से किस खड्डे में फेंका है वो भी आपको नजर आ रहा है। तो ये हालात इस किस्म के इमरान खान ने अभी पीडीएम का भी बता दें, ज्ञानचंद साहब, पीडीएम का भी बता दें। असेंबली में कह रहे थे कि ये पाले हुए हैं। ज्ञानचंद साहब, पीडीएम का भी बता देना, पीडीएम का भी बता दें कि पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। 1 साल कंप्लीट हो गए, मुआशियत, महंगाई संभली के नहीं। वो दिन पे शायद है। फिर भुट्टो को जुडिशियल मर्डर, भुट्टो के केस में बैठने वाले जजेस ने कहा कि हम पे प्रेशर था, और ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ज्ञानचंद साहब, बेनजीर भुट्टो की कब्र की बात करते हैं, पूरे के पूरे अमृत के दौर के जो लोग हैं वो इनके साथ हैं। आमरू
उसके खानदान इनके साथ बैठे हुए हैं। ये जमहूरियत दुश्मन लोग हैं, ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। अगर डिस्टेबलाइज नहीं करना होता तो ये डेमोक्रेसी को क्यों नहीं मारते, पार्लियामेंट की सुपरमेसी को क्यों नहीं मारते। ये जुडिशियल जो फैसले हैं, सिलेक्टेड बेंचेस से फैसला लेना क्यों चाहते हैं, ये कोर्ट्स को फेस क्यों नहीं करते। अगर हम कहते हैं हम कोर्ट्स की इज्जत नहीं करते, हमने अपने लाशें उठाने के बावजूद कोर्ट्स में पेश हुए, कोर्ट्स को फेस किया है। आखिरी सवाल ज्ञानचंद साहब, करप्शन के इल्जाम लगते हैं। ठीक है ज्ञानचंद साहब, आखिरी सवाल, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। को पूरा उन्होंने लूट रहा है, ये हीरो के इल्जाम इन पे है, वो सफाई देने के लिए तैयार नहीं है, फॉरेन फंडिंग के लिए कोर्ट को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। तो ज्ञानचंद साहब आखिरी सवाल सुनेंगे, तैयार नहीं है, आखिरी सवाल सुनेंगे, बात करते हैं, आखिरी सवाल सुनेंगे ज्ञानचंद साहब, आखिरी सवाल मेरा सुन लीजिए ना, हुकूमत महंगाई को कब काबू में कर पाएंगे, जरा ये बता दें बस। ठीक, हुकूमत महंगाई को कैसे कब काबू में कर पाएंगे ये बता दीजिएगा, प्रोग्राम वाइंड अप करने जा रही हूँ। देखिए जो हालात, पूरी आइसोलेशन में गवर्नमेंट चली गई थी हमारी, पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया था, हमारे फॉरेन ट्रेड जो है वो लॉस में था, फॉरेन रिलेशन लॉस में थे, हम दिवालिया होने के करीब थे। ये तो अगर इमरान खान बैठा होता तो दिवालिया हो चुके होते, उसको हमने स्टेबल करने की कोशिश की है। ये महंगाई ऐसे कंट्रोल होगी कि दुनिया से हम जब ट्रेड बढ़ाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो जाकर वक्त नजदीक है, महंगाई पे कंट्रोल करने का रास्ता निकलेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमने सियासत के बजाय रियासत को बचाने को तरजीह दी। तो और हम समझते हैं कि ये हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है ये एफर्ट्स ले रही है, दुनिया से भी इंगेज किया है, यहाँ के जो हालात है उनके भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। सिर्फ एक ये पीटीआई वालों का फितना कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिसको भी बाय द टाइम कंट्रोल कर लिया जाएगा। चलें ठीक है। यावर साहब, मॉइश्चर संभलती हुई नजर आ रही है, जरा इन शॉर्ट में बताइएगा। कतन भी नहीं, ये भी जानते हैं, और बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया इन्होंने कि इमरान खान साहब अगर होते तो डिफॉल्ट होता, यानी जिसके दौरे हुकूमत में पेट्रोल 150 रुपए था, डॉलर नीचे था, बहुत कम सतह पे था, एक्सपोर्ट्स पर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, आपकी इंडस्ट्री रिवाइव हो चुकी हुई थी, पूरी दुनिया का बिजनेसमैन, पूरी दुनिया की बिजनेस कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही थी, तो वो डिफॉल्ट कर रहा था। और जब वो गया उसके बाद जो इस मुल्क का हाल हुआ, ठीक है आपके नजदीक कहना चाहूंगा, सेनेटर साहब ने बोला अकल के अंधे, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इन्होंने कि वंस यू आर गोइंग टू मेक अ ज़ेब्रा आउट ऑफ अ डोंकी व्हाइल प्रेजेंटिंग जरदारी एज अ भुट्टो, तो अकल का अंधा कौन है वो ये खुद जानता है। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइन अस। नाज़रीन इसी के साथ चलें, ठीक है, भुट्टो नहीं बन सकता, ये आप कितने भी बिल्कुल करें, लेकिन वो भुट्टो नहीं बन पाएगा। भुट्टो बनने के लिए किसी को शौक भी नहीं है, सिर्फ कौन के साथ खड़ा होना पड़ता है, इस तरह से छुपना नहीं पड़ता सकता है। आपने उसको मेकअप करा के भुट्टो बना दिया, ये आपका बड़ा गलत। चलिए यावर साहब, नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा बुला लेंगे आपको भी, ज्ञानचंद साहब को भी बहुत शुक्रिया। आप घुटनों तक नहीं है भाईजान, भुट्टो ने पाकिस्तान को बचाया था, ये दोबारा निकला है। हाँ जी नाज़रीन, तो ज्ञानचंद साहब और राजा यावर कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बात कर रहे थे कि अदलिया पर किस किस्म के स्टेटमेंट्स क्यों पास किए जा रहे हैं, कौन जो है वो अदलिया का एहतराम करता है, कौन नहीं करता, और इसके अलावा मौशियत की बात की, इलेक्शन कमीशन के जो बिहेवियर्स हैं उसके ऊपर, और ये कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को होते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं। नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।